वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के आंसर की के बारे में। और सोशियोलॉजी का जो एक प्रकार से ये पेपर है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। बीए फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए चतुर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। अर्थात अभी इसका जो पेपर हुआ है वो कल ही हुआ है या आज ही कल हुआ है लगभग पेपर सेक्शन बी का। और आज मेरे पास आया सुबह सुबह, तो तुरंत मैंने आपको सॉल्व करवाने का प्रयास किया। तो सोशियोलॉजी का जो 203 कोड वाला यानी कि यस ओ सी 203 जो कोड है उसी का पेपर है। 204 का जब होगा तो आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। सोशियोलॉजी की अगर बात की है तो सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना होता है सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में जो खास करके जो विकास के मुद्दे हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं भारत के विकास की, मतलब भारत में जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं और जो सोशल इशूज यानी सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। आपको बता दूं कि इस पेपर में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 घंटे का समय दिया होता है, 60 नंबर का पूरा पूर्णांक होता है। एक प्रश्न जो है वो 1.5 नंबर का है। ठीक है। आइए हम इस प्रश्न का पर एक प्रकार चर्चा करने का प्रयास करते हैं और इसके आंसर की के बारे में जानने का प्रयास। पहला प्रश्न है, हु वाज फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने? अर्नेस्ट हैकेल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, हाउ मेनी एसडीजीज वर प्रेस्क्राइब्ड बाई यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 एसडीजीज जो हैं निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। सतत विकास जो लक्ष्य है, सोशल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उनकी संख्या कितनी है? 17 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, द नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज, यानी विकास की प्रकृति होती है। तो विकास की प्रकृति जो होती है वो रेखीय होती है। कैसी होती है भाई? लाइनर होती है। विकास जो होता है, आपको बता दूं, जो विकास होता है कैसा होता है? लाइनर होता है। तो विकास की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो रेखीय टाइप का विकास होता है, एक के बाद दूसरा होता है, एक लाइनर विकास। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह समाज क्या करता है? संक्रमण की दशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या है भाई? तो तीव्र सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा लगातार, उसके यानी कि रैपिड सोशल चेंज, इसी कारण से वर्तमान युग में अंतर पीढ़ी संघर्ष एक प्रकार से प्रमुख कारण है। अंतर पीढ़ी संघर्ष मैंने आपको बताया था, जब दो पीढ़ियों के बीच में एक प्रकार से संघर्ष होता है वैचारिकी के को लेकर के, विचारों को लेकर के, तो ऐसा संघर्ष जो कहलाता है उसको बोलते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से 7वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, विचलन का प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में वर्णन मतलब वर्गीकृत किसने किया है? किस विद्वान ने किया है विचलन को दो भागों में कैटेगराइज, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन के रूप में? तो वो करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है एडविन लेमर्ट। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। परंपरावादिता, पलायनवाद, अनुरूपता या नवाचार। देखिए, परंपरावादिता के कारण से बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। ठीक है। पलायनवाद के कारण से बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं। नवाचार की वजह से भी विचलित होते हैं, जबकि अनुरूपता को लेकर के विचलित नहीं होते। अनुरूपता मतलब होता है उनको उन चीज़ों को जानना समझना, मतलब उसी चीज़ के अनुरूप काम करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक समस्याओं से संबंधित है? मानसिक अस्थिरता, वैश्वीकरण, सामाजिक विचलन या आर्थिक अभाव? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल,
सामाजिक विचलन जो होता है वह सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, जबकि वैश्वीकरण, आर्थिक अभाव और मानसिक अस्थिरता ये सामाजिक समस्याएं नहीं हैं। सामाजिक विचलन जो है एक सामाजिक समस्या है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अपराध की कानूनी अवधारणा से संबंधित है। तो अपराध की जो कानूनी अवधारणा है उससे संबंधित इनमें से देखिए, इनमें से जो आपराधिक मानसिकता होती है, क्रिमिनल मेंटालिटी, वो जो होती है ये कानूनी अवधारणा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आप देखिएगा, सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स पुस्तक के लेखक का नाम है। तो सोसाइटी एंड द क्रिमिनल्स जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? डॉक्टर सेथना ने लिखी है, एम.जे. सेथना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विचलन घटित होता है। विचलन जो घटित होता है जब दोषपूर्ण क्या होगा? समाजीकरण हो सकता है या फिर सामाजिक स्तरीकरण के कारण भी कभी कभी विचलन होता है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण में ऊंच नीच का भेदभाव होता है और ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति विचलित हो जाता है अपने जो है एक प्रकार से, चाहे वो स्तर उसका कुछ भी समाज में हो, अपने स्तर से, अपनी भूमिका से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम नहीं करता, अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, अपने उत्तरदायित्वों का एक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पाता है, तो सामाजिक स्तरीकरण के कारण भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, आपको मैं बताऊं। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो ए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है एक स्तर फिक्स होना, ऊंच नीच का जो क्रम होता है, स्तरीकरण अच्छा दो हिसाब से होता है, एक अर्जित तरीके से और एक एक प्रकार से प्रदत्त होता है, और इसी कारण से विचलन घटित होता है। हालांकि विचलन घटित होने का सामाजिक स्तरीकरण एक कारण तो हो सकता है, लेकिन दोषपूर्ण अगर सामाजिकरण भी होगा, सोशलाइजेशन बच्चे का अच्छे तरीके से नहीं होगा, उसको अपने विचारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो वह भी व्यक्ति विचलित हो सकता है। वो सामाजिक मापदंडों को नहीं मानता है, सामाजिक नियमों को नहीं मानता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों को मूल्यांकन करने के बाद में यूनिवर्सिटी जो मानेगी वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेगी। तो एकदम से करेक्ट आप मान लीजिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो बी ऑप्शन एकदम से मान लीजिए आपका 70% बी ऑप्शन पर जाएगा आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न है, हिंदुओं में दहेज की समस्या विवाह के किस रूप से संबंधित है, बताएं। तो जो ब्रह्म विवाह होता है, ब्रह्म विवाह जो होता है वो दहेज की समस्या को लेकर के, आप उसमें देखेंगे ब्रह्म विवाह में ही दहेज होता है। आजकल जो विवाह हो रहा है हिंदू धर्म में वो ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है। जो गंधर्व विवाह की बात की जाए तो गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साहब देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व अंतरपीढ़ी संघर्ष से अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से देखिए पारस्परिक विरोध होता है वैचारिकी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से 15 नंबर देखिएगा, किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है। देखिए कौन सा मानदंड सही नहीं है पूछा जा रहा है, किसको लेकर के? किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए। निर्धनता के मूल्यांकन के लिए आपको मैं बता दूं सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सा मानदंड सही नहीं है। देखिए समाज में रहन सहन का स्तर, औद्योगिकरण का स्तर, वस्तुओं की कीमत और प्रति व्यक्ति आय। तो एक निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं। देखिए समाज में रहन सहन का स्तर, औद्योगिकरण का स्तर और प्रति व्यक्ति आय, ये एक प्रकार से, अच्छा वस्तुओं की कीमत भी एक प्रकार से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 नंबर का, रहन सहन का स्तर कैसा है ये भी एक प्रकार से मूल्यांकित करता है। खास करके किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए हम रहन सहन के स्तर को भी देखते हैं। ठीक है, वस्तुओं की कीमत को भी देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी देखते हैं। हालांकि समाज की अगर बात की, समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र को लेकर के देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो होता है राष्ट्र को लेकर के देखा जाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय समाज को लेकर के भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र की इनकम निकालने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं। वस्तुओं की कीमत, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, वस्तुओं की कीमत इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नहीं है पूछा जा रहा है, यहाँ पर है नहीं पूछा रहा है। किसी समाज में निर्धनता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सही नहीं है। निर्धनता के मूल्यांकन में देखिए समाज में रहन सहन का स्तर क्या है, निर्धनता को मूल्यांकित करता है।
औद्योगिकरण का स्तर वहाँ पर कितना है, चूँकि उद्योग जितना ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा नौकरी लगेगी, उतने ज़्यादा लोग एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से खाएंगे पिएंगे, रहन सहन का स्तर ठीक होगा। वस्तुओं की कीमत कैसी है ये मैटर नहीं करती। अगर व्यक्ति जैसे आजकल वस्तु आज जो 10 रुपये किलो चीज़ें हैं वो आज के 25 साल पहले 2 रुपये किलो बिक रही थी, तो कीमत का स्तर उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। चूँकि जब मुद्रा मार्केट में ज़्यादा होती है तो कीमत ऑलरेडी बढ़ जाती है। क्लियर, इसका सी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो एंटी नारकोटिक जो एक्ट पारित किया गया है 1985 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 17 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 17वां प्रश्न है, अपराध का विभिन्नता युक्त साहचर्य सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सदरलैंड ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इस कथन का प्रतिपादक कौन है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं जबकि बल्कि समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसा लम्ब्रोसो का कहना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम पारित हुआ है वो पारित हुआ 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किसको अल्पसंख्यक माना जाता है भाई, जैन मुसलमान ईसाई तीनों को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से लोक जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या का संबंध किस दशा से है। तो भ्रष्टाचार का जो संबंध है वो तुलनात्मक अभाव वेद से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, सजातीय असामंजस्य का संबंध है सांस्कृतिक भेदभाव से, आर्थिक भेदभाव से, लैंगिक भेदभाव से या प्रजातीय भेदभाव से। तो देखिए सजातीय असामंजस्य की अगर बात, सजातीय मतलब होता है एक ही जाति का, तो एक ही जाति का होगा तो कोई प्रजातीय विभेद तो होगा नहीं, सांस्कृतिक भेदभाव भी नहीं होगा क्योंकि एक ही जाति में संस्कृतियाँ लगभग समान ही होती हैं। लैंगिक भेदभाव स्त्री और पुरुष को लेकर के होता है। बचा आपका आर्थिक भेदभाव, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थिक भेदभाव जो होता है सजातीय असामंजस्य का संबंध किससे है, आर्थिक भेदभाव से है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है। तो ऐसा करने वाला जो विद्वान है उनका नाम है मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं वेबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 24 नंबर देखिएगा, भारत में जाति इंगित करती है अंतर्विवाह, परंपरागत व्यवसाय, जन्म आधारित व्यवसाय, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। सन 1931 की जनगणना में J.H. हट्टन ने दलित जातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया था। तो अनुसूचित जाति कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कौन सी एक दशा आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। तो आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है, देखिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये आर्थिक विकास से संबंधित है। पूंजी का संचय ये भी आर्थिक विकास से संबंधित है। नई प्रौद्योगिकी का विकास भी कहीं न कहीं पे आर्थिक विकास से ही संबंधित है, जबकि जनसंख्या के आकार में कमी ये आर्थिक विकास से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा 26 का। अगला क्वेश्चन से 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में स्त्रियों को पुरुषों के समान परिवार की संपत्ति में अधिकार देने का जो सामाजिक विधान हुआ है वो किस वर्ष से हुआ है। तो जो हिंदू का बिना जो विशेष विवाह अधिनियम आया था 1956 में, उसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1956 इज राइट आंसर 27 का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून किस वर्ष पारित किया गया। तो भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ है ये 2005 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की जो स्वीकृति है वो खास करके देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की जो स्वीकृति है, आपको बता दूं कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की बात होती है, ठीक है, लोकतंत्र में, और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 30वां नंबर प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है। बिल्कुल मैंने कई बार इनके बारे में बताया, गुन्नार मिर्डल ने एशियन ड्रामा पुस्तक लिखी है।
31 नंबर प्रश्न है, वर्ड सिस्टम एनालिसिस पुस्तक किसने लिखी है? तो वर्ड सिस्टम एनालिसिस जो पुस्तक है उसके लेखक हैं इमैनुअल वालरस्टीन, ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 32 नंबर देखेंगे, पर निर्भरता के सिद्धांत से संबंधित हैं। समीर अमीन जो है पर निर्भरता से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिएगा, होजलिट्स ने उद्यमिता के विकास के लिए किन समूहों को उपयुक्त माना है? सांस्कृतिक रूप से सीमांत समूहों को माना उन्होंने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, निर्भरता सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकासशील देशों को मुक्त बाजार के लिए विकास पर निर्भर होना चाहिए, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका 34 का। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक बड़ी फेमस है, कई बार हर परीक्षा में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की रणनीति का भाग नहीं है? देखिए, जैविक कृषि पर आर्थिक निर्भरता और निजी वाहनों में कमी तथा सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों के निवास जलवायु को सुरक्षित करना। देखिए, जैविक कृषि ये यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, ये चूँकि पर्यावरण से प्रदूषण से रिलेटेड है, बाकी ये तीनों जो है ये रिलेटेड है किससे भाई? ये सतत विकास से रिलेटेड है। आपको बता दूं कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना, मतलब आप अपनी पीढ़ी से समझौता ना करें, मतलब ठीक ठाक तरीके से अपना उपयोग करें। ऐसा नहीं कि आप संसाधनों का दोहन ना करें, लेकिन भावी पीढ़ी की चिंता भी करें, भावी पीढ़ी के लिए बचा करके भी रखें। तो ये ऑप्शन इसका ज़्यादा बेटर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से मानव विकास सूचकांक से संबंधित कौन सी दशा आवश्यक है? देखिए, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान में वृद्धि और सभ्य जीवन की दशाएं। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, मानव विकास सूचकांक से संबंधित भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जी को मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सबके लिए जल और स्वच्छता हेतु सतत प्रबंधन द्वारा उपलब्धता सुनिश्चित करता है? SDG 6 जो है ऐसा करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा किसने भाई? इसको लिखने वाले जो विद्वान हैं W.A. लेविस महोदय हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार की चीज़ों को जाना और समझा, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का जो 203 कोड वाला पेपर था, SOC 203 कोड का, वो मैंने सॉल्व करवा दिया। जैसे ही 204 का होगा आप लोग हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। आपका पेपर होता तो आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को बस केवल पेपर सेंड कर देना, साफ साफ फ़ोटो खींच करके या PDF बना करके। बाकी एक प्रकार से कॉलिंग वगैरह ज़्यादा मत करिएगा, कॉलिंग वगैरह के लिए नहीं है नंबर, बस केवल आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जो भी समस्याएं होंगी वो आप कमेंट करते ही, बाकी व्हाट्सअप पर SMS करेंगे तो भी समस्याओं का निदान देने का प्रयास मैं करूँगा जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा SMS हो जाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम हो सकता है लेकर के रिप्लाई मिले आपको, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देर लग सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी आप लोगों के लिए जो है आप आसानी से इस पर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।